जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के क्लास 12th इंग्लिश का क्रम जो पेपर आपके गोंडा ज़िले में आया हुआ था। कहां पर? तो गोंडा ज़िले में जो पेपर आपके आया हुआ था उस पेपर का आज मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 10। ये हमारे इस चैनल का 10वां मॉडल पेपर है और 2025 में जो पेपर गोंडा ज़िले में आया हुआ था ये उस पेपर का सॉल्व है आप लोगों के लिए। इससे बाहर कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एक नज़र सब कुछ कवर, मतलब संपूर्ण सिलेबस आपको एक मॉडल पेपर के अंतर्गत मिल जाया करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग, और इसमें कह रहा है रीड द, पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भैया। ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए पैसेज क्या है, हालांकि ये पैसेज थोड़ा बहुत हो चुका है। विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। विद्यासागर एक बहुत ही उदार और उदार और कह सकते हैं दानी व्यक्ति थे। फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर्स, अपने प्रारंभिक वर्षों से ही, यहाँ 3 नहीं रहेगा बच्चों। ही हेल्प्ड द पुअर एंड द नीडी, उन्होंने गरीबों और आवश्यकता वाले या ज़रूरतमंदों की मदद की। टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर, अपनी क्षमता से भी अधिक। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में। एट स्कूल, मतलब स्कूल में एक लड़के के रूप में। ही ऑफन गेव सम ऑफ द लिटिल फूड, वह अक्सर कुछ भोजन दे दिया करते थे। यहाँ पर होगा हिज फ्रेंड होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है। हिज फ्रेंड टू इट, अपने मित्रों को कुछ भोजन खाने के लिए दे देते थे। टू अनदर बॉय, मतलब दूसरे लड़कों को। हु हैड नन, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था। इफ़ वन ऑफ हिज स्कूल फेलोज फेल इल, यानी यदि उनका कोई भी स्कूल मित्र, स्कूल का साथी बीमार हो जाता था। ही वुड गो टू हिज हाउस, 1 मिनट, वह उसके घर जाते थे। सिट बाई हिज बेड, उसके बगल में बैठ जाते थे बिस्तर के। एंड नर्स हिम, और उसका उपचार करते थे। थोड़ा बहुत बच्चों में मिसप्रिंट हुआ है और थोड़ा बहुत नहीं, आज इस पैसेज में तो बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट दिख रहा है। ये लिटिल चार नहीं, ईश्वर चंद्र होगा या विद्यासागर होगा। विद्यासागर वुड गो टू हिज हाउस, विद्यासागर उसके घर जाते थे। सिट बाई हिज बेड, उसके बगल में बैठ जाते थे। एंड नर्स हिम, और उसका उपचार करते थे। व्हेन ही ग्रीव रिच, जब वह अमीर हो गए। हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज, मतलब सैकड़ों गरीब विधवाएं। एंड आर्फन्स, और अनाथ, वेयर सपोर्टेड बाई हिम, उनके द्वारा मदद किए जाते थे। हिज नेम बिकेम ए हाउस होल्ड वर्ड इन बंगाल, उनका नाम बंगाल में एक घरेलू शब्द बन गया। रिच आर पुअर, गरीब या अमीर। हाई आर लो, उच्च या निम्न लोग। ऑल लव्ड हिम एलाइक, सभी उन्हें एक समान प्रेम करते थे। नो बेगर एवर आस्क्ड हिम फॉर रिलीफ इन वेन, कोई भी भिखारी उनसे व्यर्थ में कभी भी कोई आराम नहीं मांगता था। ही वुड नेवर हैव ए पोर्टर एट हिज गेट, उन्होंने अपने दरवाजे पर कभी भी कोई द्वारपाल नहीं रखा। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि सम पुअर मैन, कोई भी गरीब व्यक्ति, हु विश्ड टू सी हिम, जो उनसे मिलना चाहता था, शुड बी टर्न्ड अवे, उसे दूर भगा दिया जाए। मतलब उन्होंने इसीलिए नहीं रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गरीब व्यक्ति जो उनसे मिलना चाहता था उसे दूर भगा दिया जाए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर, विद्यासागर किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो पहली लाइन में कहा गया है विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, विद्यासागर एक बहुत उदार
और दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब देखते हैं बी नंबर पर क्या है। तो बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल। वह स्कूल में गरीब छात्रों की मदद कैसे करते थे। तो ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल, वह स्कूल में गरीब छात्रों की मदद करते थे बाय गिविंग देम फूड, उन्हें भोजन दे करके, एंड नर्सिंग देम, और उनका उपचार करके, व्हेन दे फेल इल, जब वह कभी बीमार हो जाते थे तब उनका उपचार करके वह उनकी मदद किया करते थे। फिर क्या है बच्चों, व्हाट डिड ही डू, वह क्या करते थे फॉर विडोज, मतलब विधवाओं के लिए, एंड आर्फन्स, और अनाथों के लिए, व्हेन ही बिकेम रिच, जब वह अमीर हो गए। जब वह अमीर हो गए तो उन्होंने गरीब विधवाओं और अनाथों के लिए क्या किया। तो व्हेन ही बिकेम रिच, जब वह अमीर हो गए, ही सपोर्टेड हंड्रेड्स ऑफ पुअर विडोज एंड आर्फन्स, उन्होंने सैकड़ों गरीब विधवाओं और अनाथों की मदद की। अगला डी नंबर का क्या कह रहा है बच्चों। डी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट। वह अपने दरवाजे पर कभी भी किसी भी कुली को क्यों नहीं रखना चाहते थे। तो देखिए क्यों नहीं रखना चाहते थे। ही वुड नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट, वह अपने दरवाजे पर कभी भी एक कुली नहीं रखना चाहते थे। लेस्ट सम पुअर मैन, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गरीब व्यक्ति, हु विश्ड टू सी हिम, जो उनसे मिलने की इच्छा रखता था, मिलना चाहता था, शुड बी टर्न अवे, उसे दूर न भगा दिया जाए। इसी इच्छा से वह कभी भी नहीं रखते थे। अब इसके बाद में देखते हैं ई नंबर में। ई नंबर में फर्स्ट वाला कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज हैज़ द मीनिंग नोबल माइंडेड। नोबल माइंडेड के लिए यानी श्रेष्ठ विचार वाले, इस शब्द के लिए पैसेज में कौन सा शब्द है। तो द वर्ड जेनरस इन द पैसेज, पैसेज में एक शब्द जेनरस आया है जिसका अर्थ होता है उदार। हैज़ द मीनिंग नोबल माइंडेड, उसका नोबल माइंडेड का अर्थ होता है। फिर अगला देखिए बच्चों, तो अगला क्या कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू पुअर। पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ होता है कि गरीबों के लिए मददगार। तो बच्चों द वर्ड चैरिटेबल, जो चैरिटेबल शब्द है मतलब दानी शब्द है, ये क्या करता है, दान किसे दिया जाता है, जो पात्र हो, अर्थात गरीब को दिया जाएगा। इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर, पैसेज में जो चैरिटेबल शब्द है इसका अर्थ है गरीबों के लिए मददगार। फिर इसमें तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्या कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट ऑफ सेल्डम। पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ, मतलब कौन सा शब्द सेल्डम का अपोजिट है। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार। तो क्या है बच्चों, द वर्ड ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर होता है। इन द पैसेज, मतलब पैसेज में जो ऑफन शब्द है यानी कि अक्सर शब्द है, मीन्स द अपोजिट ऑफ सेल्डम, ये क्या है, सेल्डम का अपोजिट है अर्थात विलोम शब्द है। अब इसके बाद में यहाँ से शुरू होता है सेक्शन बी अर्थात राइटिंग स्किल, और इस राइटिंग स्किल में आप लोगों से क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ फॉलोइंग नहीं फॉलोइंग होना चाहिए, फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब आप पैसेज में किसी भी एक शब्द का, मतलब एक टॉपिक का 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। पहला क्या है, इंडियाज परफॉर्मेंस इन द पैरा ओलंपिक गेम्स, ये 2025 का पेपर है बच्चों। और 2025 में पैरा ओलंपिक गेम हुआ था, बोर्ड परीक्षा पहले से, मतलब 2000 यहाँ बोर्ड परीक्षा से पहले पैरा ओलंपिक गेम हुआ था। तो उसमें कह रहे हैं कि चाहे भारत का पैरा ओलंपिक खेल में प्रदर्शन पर लिखिए, या फिर द ग्रोइंग डिप्रेशन इन द टीनेजर्स काजेज एंड क्योर्स। द ग्रोइंग डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब चिंता, यानी चिंता का बढ़ना, बढ़ती हुई चिंता इन द टीनेजर्स, टीनेजर मतलब होता है किशोर, यानी किशोरों में बढ़ती हुई चिंता। काजेज एंड क्योर्स मतलब कि कारण और निवारण, अर्थात जो किशोर यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं
अर्थात अभी 20-22 साल, मतलब 11 से लेकर के 19 साल के बीच में, फिर भी उनके अंदर चिंता बढ़ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उस सब का क्या कारण है और निवारण कैसे होगा, इसके बारे में। और द रोल ऑफ सिविक बॉडीज़, अर्थात जो सरकारी यानी जनता की भूमिका, जनतंत्र की जो भूमिका है, उसका क्या महत्व है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और बी नंबर वाले पर देखेंगे ग्रोइंग डिप्रेशन इन द टीनेजर्स काजेज एंड कर्सेज वाला, क्योंकि टीन एज से आप लोग भी गुजर रहे हैं, किशोरावस्था से, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। डिप्रेशन एमॉन्ग टीनेजर्स इज ए प्रेसिंग इशू। डिप्रेशन मतलब तनाव या चिंता, एमॉन्ग टीनेजर्स मतलब किशोरों के बीच में, इज ए प्रेसिंग इशू यानी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं समस्या है। अफेक्टिंग दियर मेंटल हेल्थ, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए, रिलेशनशिप्स उनके संबंधों को प्रभावित करता है, एंड ओवरऑल वेलबीइंग, और अंततः हर प्रकार से उनको प्रभावित करता है, उनकी अच्छाइयों को, उनके रहन सहन को, सब कुछ उनके प्रभावित करता है। द काजेज आर मल्टीफैक्टेड, मल्टीफेसेटेड मतलब जो इसका कारण है वो बहुत सारे हैं, कई हैं। रेंजिंग फ्रॉम एकेडमिक प्रेशर मतलब संस्थागत तनाव से लेकर के, टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया के प्रभाव तक इसके कारण हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं। टीनेजर्स फेस इमेंस स्ट्रेस टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स, जो किशोर होते हैं वो परीक्षा में एक महत्वपूर्ण अपना प्रभाव प्रदर्शन दिखाने की चुनौती को सामना करते हैं, उसके तनाव को सामना करते हैं। सिक्योर एडमिशन्स, प्रवेश लेने की चिंता को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, तो उस सब में सेलेक्ट यानी प्रवेश लेने की समस्या के लिए भी वो उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जूझ रहे हैं। एंड मीट फैमिली एक्सपेक्टेशन, और परिवार की आशाओं को प्राप्त करने, अर्थात हर बच्चा परिवार जब अपने बच्चों का एडमिशन कराता है तो कोई सोचता है डॉक्टर बने, कोई सोचता है इंजीनियर बने, कोई सोचता है डीएम बने, तो इस हिसाब से बच्चे उसको पूरा करने की उसमें भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, सामना कर रहे हैं। लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ इनडिक्वेंसी एंड लो सेल्फ इस्टीम, जिसमें ये उनकी किसी दूसरे पर, अर्थात उनकी जो स्वतंत्रतापूर्ण और आत्म प्रयोजन है, अपनी स्वयं की प्रयोजन है, उस पर बढ़त नहीं बना पा रहे हैं, उससे वह झेल रहे हैं, उस तनाव को महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाइल कनेक्टिंग टीन्स ग्लोबली, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जब ये किशोरों को वैश्विक रूप से जोड़ रहे हैं, ऑफन क्रिएट अनरियलिस्टिक कंपैरिजंस, अक्सर क्या करते हैं, अवास्तविक मतलब काल्पनिक कह सकते हैं या अवास्तविक कह सकते हैं, तो काल्पनिक तुलनाओं को निर्माण करते हैं। एंड ये सेंस ऑफ आइसोलेशन, और एक अलगाव का, एकीकरण का या एकांतवास का भाव समझ विकसित करते हैं। साइबर बुलिंग, पीर प्रेशर एंड फोमो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये सभी चीज़ें जो हैं, साइबर बुलिंग है अर्थात साइबर अपराध है, पीर प्रेशर यानी कि जो अपने आप को बेहतर दिखाने का एक तनाव है, फोमो जिसको फेयर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है कि खो जाने का भय। फर्दर एक्सासर्वेट एंड द इशू, ये क्या करते हैं, इस समस्या को और भी आगे बढ़ाते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की या बातचीत की कमी। चेंजिंग फैमिली डायनेमिक्स, परिवार का जो दृष्टिकोण है उसका बदलता हुआ रूप। एंड सोसाइटल प्रेशर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोइंग डिप्रेशन, और जो सामाजिक दबाव है वो भी इनमें क्या कर रहा है, इस चिंता को, इस तनाव को बढ़ा रहा है। सिम्टम्स इंक्लूड विड्रॉल, इरिटेबिलिटी, चेंजेस इन एपेटाइट और स्लीप पैटर्न्स। क्या कहा कि जैसे जो लक्षण हैं अलग होने का, झुंझलाहट का, और एपेटाइट और स्लीप पैटर्न्स मतलब सोने के तौर तरीकों में परिवर्तन। द डिक्लाइनिंग
एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो संस्थागत प्रदर्शन है उसका पतन, ये सभी लक्षण हैं। इफ़ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, यदि इसे बिना ध्यान दिए छोड़ दिया जाए, डिप्रेशन कैन लीड टू सेवर कॉन्सिक्वेंसेज, तो डिप्रेशन यानी तनाव एक महत्वपूर्ण परिणाम ला सकता है, इंक्लूडिंग सुसाइडल थॉट्स, यहाँ तक कि इसमें आत्महत्या की चीज़ें भी, आत्महत्या के विचार भी शामिल हो सकते हैं। क्योर्स इन्वॉल्व्ड ओपन कम्युनिकेशन, उपचार में क्या है बच्चों, इसके निवारण में खुली एम्पैथी मतलब खुली स्पष्ट विचारधारा वाली बातचीत होनी चाहिए, संचार होना चाहिए। एंड प्रोफेशनल हेल्प, और व्यावसायिक रूप से उनकी मदद होनी चाहिए। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड क्रिएट ये सपोर्टिव इन्वायरमेंट, मतलब माता पिता और अध्यापकों को एक मददगार वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस केवल दबाव बनाते रहो, तो दबाव में बच्चा घुटन महसूस करने लगेगा, और किशोरों में अक्सर कौन सी समस्या हो जाएगी, तो उनके अंदर ये सारी समस्याएं अर्थात डिप्रेशन की समस्या बन सकती है। इनकरेजिंग टीन्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, किशोरों को उनकी भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना। विदाउट फेयर ऑफ जजमेंट, बिना निर्णय के डर के जब वो इसका प्रदर्शन कर सकें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, मतलब दिमाग से परिपूर्ण या विचारों से परिपूर्ण अभ्यास। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और रचनात्मक क्रियाकलाप कैन हेल्प मैनेज स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, चिंता और तनाव को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। स्कूल्स शुड इनकॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ एजुकेशन, विद्यालयों को भी जो मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा है उसे सम्मिलित करना चाहिए। एंड काउंसलिंग सर्विसेज, और उनसे बातचीत करने का एक सेवा होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग टीन्स विद टूल्स टू नेविगेट दियर इमोशंस, छात्रों को यानी किशोरों को एक ऐसा उपकरण देते हुए जिससे वह अपनी भावों को प्रकट कर सकें। बाय एड्रेसिंग दीज इशूज़, इन समस्याओं की ओर ध्यान करके, एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, और उनकी मदद करके, वी कैन हेल्प टीनेजर्स, हम किशोरों की मदद कर सकते हैं। ओवरकम डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन को जीतने में। एंड बिल्ड रेजिलियंस फॉर ए हेल्थियर फ्यूचर, और एक स्वस्थ या अधिक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कराने में उनका मदद कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी आर की टू टैकलिंग दिस ग्रोइंग प्रॉब्लम, मतलब शुरुआती लक्षण, समझ और बातचीत की तर्क इस समस्या को संभालने में महत्वपूर्ण है या उसकी चाबी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली, मतलब एक किसी दैनिक समाचार के पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, अपने क्षेत्र में कमज़ोर साफ सफाई की व्यवस्था या बिगड़ी हुई स्वच्छता की व्यवस्था के लिए। तो देखिए पत्र लिखना है तो पहले इधर 256 जानकी नगर लखनऊ यूपी, डेट 27/10/2025। इसके बाद में टू द एडिटर, टू यहाँ लिखना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर टू बढ़ा लेना। टू द एडिटर, सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला न्यू दिल्ली होना चाहिए, यहाँ देखो लिख गया है, गलत हो गया है, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, विषय क्या है, तो पुअर सैनिटेशन इन जानकी नगर लखनऊ, मतलब जानकी नगर लखनऊ में जो स्वच्छता की समस्या है। सर या मैडम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके इस प्रसिद्ध समाचार पत्र के कॉलम से आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मैं संबंधित अधिकारियों के ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा। द डिप्लोरेबल स्टेट ऑफ सैनिटेशन इन माई लोकेलिटी, मतलब जो मेरे क्षेत्र में स्वच्छता की बहुत बुरी स्थिति है। डेप्लोरेबल मतलब कि जो बहुत ही दयनीय स्थिति है, उस तरफ मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। द स्ट्रीट्स आर लिटर्ड विद गार्बेज, मतलब जो गलियां हैं वो कूड़े से
एंड भरी हुई हैं, एंड द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड, और नालियाँ पूरी तरीके से भट चुकी हैं, कॉजिंग अनहाइजीन कंडीशंस, बहुत ही बदबूदार स्थिति को बनाते हुए, द लैक ऑफ रेगुलर क्लीनिंग, जो नियमित साफ सफाई की कमी, एंड मेंटेनेंस, और व्यवस्था की कमी, हैज़ लेड टू द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, बीमारियों को बढ़ाती है, फैला रही है, एंड द रेसिडेंट्स आर फेसिंग इमेंस हार्डशिप, और जो यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो बहुत ही अधिक समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। डिस्पाइट न्यूमरस कंप्लेंट्स, अनगिनत समस्याओं के बावजूद भी, टू द लोकल अथॉरिटीज़, मतलब स्थानीय अधिकारियों के पास अनगिनत शिकायतों के बावजूद भी, नो सिग्निफिकेंट एक्शन हैज़ बीन टेकन, कोई भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप या निर्णय नहीं लिया गया है। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, मैं संबंधित विभाग से निवेदन करता हूँ, टू टेक इमीडिएट स्टेप्स, मतलब तात्कालिक कदम उठाने के लिए, टू इम्प्रूव द सैनिटेशन कंडीशन, मतलब इन आवर लोकलिटी, हमारे क्षेत्र में जो स्वच्छता की समस्या है उसको सुधारने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, निवेदन करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ, योर न्यूज़पेपर विल हाईलाइट दिस इशू, कि आपका समाचार पत्र इस समस्या को मुख्य रूप से प्रदर्शित करेगा, एंड द अथॉरिटीज़ विल टेक नेसेसरी एक्शन टू एड्रेस द प्रॉब्लम, और इस समस्या को संबोधित करने में अधिकारीगण तात्कालिक क्रियाकलाप करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। सिंसियरली, मतलब भवदीय XXX, यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है। अथवा क्या है बच्चों? तो अथवा आपका है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कॉलेज नहीं कॉलेज होना चाहिए, आस्किंग फॉर ए टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हालांकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आसान है, आप लोग जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का लिखते हैं ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लेटर है आपका टेस्टिमोनियल के लिए, कैसे लिखेंगे? तो टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, SABS इंटर कॉलेज, मतलब शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, गोंडा यूपी, यानी गोंडा उत्तर प्रदेश। चलिए भैया, रिक्वेस्ट फॉर टेस्टिमोनियल ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद में शुरुआत करते हैं। तो सर या मैडम, यानी श्रीमान जी या श्रीमती जी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे लिखते हुए निवेदन कर रहा हूँ, काइंडली प्रोवाइड मी विद ए टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, कि आप मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र कृपया प्रदान करें। आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर हायर स्टडीज़, मैं उच्च अध्ययन के लिए अप्लाई करने का योजना बना रहा हूँ, एंड वुड लाइक टू इंक्लूड योर रेफरेंस इन माय एप्लीकेशन, और इस संदर्भ में मैं आपके इस एप्लीकेशन को सम्मिलित करना चाहूँगा। आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, मैं कॉलेज का एक छात्र रहा हूँ, फ्रॉम 2023 टू 2025, मतलब 2023 से 2025 तक, एंड है परस्यूडेड माई इंटरमीडिएट हेयर, और यहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट का कोर्स पूरा किया है। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी रहूँगा, इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी विद ए टेस्टिमोनियल, यदि आप मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र दे दें, हाईलाइटिंग माई एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, जिसमें आप मेरे संस्थागत प्रदर्शन को जोड़ लें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अन्य जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं उनको। देखिए, एक करिकुलर जो होता है इसका मतलब होता है पाठ्य सहगामी, जैसे मतलब कि अध्ययन के साथ साथ खेल जगत में या जो और कोई कंपटीशन वगैरह होता है उसमें मेरा कैसा प्रदर्शन रहा है, सबको सम्मिलित करते हुए, एंड एनी अदर नोटेबल अचीवमेंट्स, और मेरी कोई भी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है उस सबको सम्मिलित करते हुए प्रदान करें। आई वुड लाइक टू यूज़ दिस टेस्टिमोनियल फॉर माई एप्लीकेशंस, मैं इस चरित्र प्रमाण पत्र का प्रयोग करना चाहूँगा, कहाँ पर? टू LBS PG कॉलेज गोंडा, गोंडा के LBS PG कॉलेज के लिए। आई वुड अप्रिसिएट, मैं बहुत प्रशंसा करूँगा, आभारी रहूँगा, इट इसका,
इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी विद द टेस्टिमोनियल, यदि आप मुझे मेरे इस चरित्र प्रमाण पत्र को प्रदान कर दें। एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, बहुत ही अपने प्रारंभिक समझ से या बहुत जल्दी अगर आप प्रदान कर दें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी, मेरे इस पूरे संस्थागत यात्रा में या संस्थागत अध्ययन के दौरान आपके मदद और मार्गदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, दैट योर टेस्टिमोनियल विल स्ट्रेंथन माई एप्लीकेशन, कि आपका ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो मेरे इस एप्लीकेशन को और अधिक मजबूत बनाएगा। योर ओबेडेंटली, आपका आज्ञाकारी, XXX यानी कोई भी नाम यहाँ पर नहीं रहेगा। क्लास 12th यहाँ पर आप डाल देना, हम भूल गए हैं तो क्लास आप यहाँ पर डाल देना। डेट आज का हमने कर दिया है, जिस दिन भी परीक्षा होगी उसी दिन का डेट डालेंगे। सेक्शन C यहाँ से शुरू होता है बच्चों, ग्रामर का। और एक बार सभी लोग क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी करते चलिए, क्योंकि लाइक और शेयर ये आप जैसे बच्चों की बहुत अच्छी आदतें हैं और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज इज, मतलब सभी रोगों के लिए जो एक एडवाइजरी, रेमेडी जिसको हम लोग कहते हैं एडवाइजरी जारी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। या ऐसे रोग मतलब जिनके लिए, जो सभी रोग हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा बचत करना होता है, तो क्या होता है, एमनेसिया होगा या डिमेंशिया होगा या फिर पैनासिया होगा या मैग्नीसिया होगा। तो बच्चों जो पैनासिया होता है ये वैश्विक महामारी जिसको हम लोग कहते हैं उससे होता है, और पैनासिया के लिए बहुत विस्तृत रेमेडी जारी होती है, अर्थात उपचार जारी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पैनासिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला कह रहे हैं द फ्रेज फॉल आउट मीन्स, फॉल आउट का मतलब क्या होता है। टू हैव ये फॉल मतलब गिर जाना, या फॉल आउटसाइड मतलब बाहर की ओर गिरना, या क्वेरल मतलब झगड़ा करना, या टू बी इंजर्ड मतलब क्या होता है कि घायल हो जाना। तो बच्चों जहाँ एक चीज़ आप अक्सर ध्यान रखना कि जो आपका फ्रेज होगा उसका जब अर्थ पूछा जाएगा तो उसमें जो शब्द है, मेन शब्द है, वो सेम वैसे ही नहीं आ सकता, यानी जहाँ जहाँ फाल है वो आपका सब गलत हो गया। फॉल आउट मतलब होता है पड़ना, अर्थात झगड़े में पड़ना, यहाँ पर हो जाएगा क्वेरल इसका सिनोनिम्स। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्वेरल हो जाएगा। तो फॉल है भी, फॉल मतलब गिर जाना, या फॉल आउटसाइड अर्थात बाहर की ओर गिरना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और टू बी इंजर्ड मतलब घायल होना, ये भी लगभग गिरने के बराबर है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्वेरल आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर C नंबर पर कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ टिमिड, टिमिड मतलब होता है कायर। अब डेयरिंग मतलब होता है साहस करने वाला, अर्थात साहसी कह सकते हैं, तो भैया ये तो उसका एंटानिम हो गया ना। बोल्ड मतलब भी साहसी होता है, और ग्रेव मतलब होता है गंभीर। ग्रेव मतलब क्या होता है, तो ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। तो कावर्ड मतलब भी कायर होता है, और सिनोनिम्स पूछा है टिमिड का, तो कावर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में डी नंबर पर क्या कह रहा है, तो डी नंबर पर यहाँ पर आप देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, जैसे यहाँ पर 4 सेंटेंस आपको दिया गया है, इस चारों सेंटेंस में से कौन कौन सा सेंटेंस सही है ये बताना है। ही इज़ ए फैमिली मैन, वह एक परिवार का व्यक्ति है। या वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसी एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। प्लीज़ राइट विद इंक, कृपया स्याही से लिखें। या यू हैव ए चांस ऑफ विनिंग, आपके पास जीतने का एक मौका है। तो कौन सा होगा बच्चों, तो देखिए ही इज़ ए फैमिली मैन, तो ही इज़ ए फैमिली मैन नहीं होगा, ही इज़ ए मैन ऑफ फैमिली या ही इज़ ए मेंबर ऑफ फैमिली होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी बिल्कुल सही है, क्योंकि वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लगती है। अब बात करें प्लीज़ राइट विद इंक, तो यहाँ विथ नहीं होगा, प्लीज़ राइट बाई इंक। देखिए जब माध्यम होगा, स्याही से लिखना है तो माध्यम है, और माध्यम के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो गया, बाई नहीं लगेगा। और यू हैव ये चांस ऑफ विनिंग, ये बिल्कुल आपका सही है भैया, आपके पास जीतने का एक अवसर है। अब यहाँ से देखिए कौन कौन सा आपका हुआ, बी और डी वाला सही जा रहा है। अब ऑप्शन पर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पर है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा ए और बी गलत हो गया,
बी और सी ये भी गलत हो गया, क्योंकि बी और डी हमारा सही हो रहा है, जो कि तीसरे नंबर पर है और यही सही है, सी डी नहीं सही है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ई नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों? तो जो ई नंबर आपका है, कह रहा है द एंटानिम ऑफ एंडियर इज, एंडियर का विलोम क्या है? क्या चीप होगा, या फिर एलिनेट होगा, या फिर इनकॉन्सिलिएट होगा, या हेल्प होगा? एंडियर, एंडियर मतलब होता है अत्यधिक प्रेमी, और अत्यधिक प्रेमी का होता है एलिनेट। एलिनेट मतलब जो बहुत करीबी, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बहुत हमारे करीबी मित्र हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, तो यानी बहुत प्रिय रिश्तेदार जो होता है उसको एंडियर बोलते हैं, यानी कि एलिनेट बोलेंगे। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप किसी में से 5 का ये कह रहा है कि किसी में से, मतलब नीचे दिए में से कोई भी एक आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। अब देखो पहला इसमें क्या कह रहा है? तो पहला कह रहा है आई सेड, मैंने कहा, द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, कि बूढ़ा व्यक्ति पिछले रात मर गया। अब देखिए इनडायरेक्ट बनेगा तो सेड टू हो, तो ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है असर्टिव में है, तो क्या करेंगे? आई सेड हो जाएगा। जब सेड टू होता तो क्या लगता? टोल्ड हो जाता। दैट लगेगा, द ओल्ड मैन हो जाएगा। अब ये डाइड जो है ये पास्ट इंडिफिनिट में है, किसमें बच्चों? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, बनेगा क्या? तो हैड डाइड हो जाएगा, द ओल्ड मैन हैड डाइड। और द लास्ट नाइट, जो लास्ट शब्द है लास्ट के लिए द प्रीवियस हो जाता है, तो द प्रीवियस नाइट। आई सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट, मैंने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति पिछली रात में ही मर गया था। अब बी वाला इसमें मतलब दूसरा वाला क्या कह रहा है? तो इसी में दूसरा है द किंग सेड टू द सेंट, राजा ने संत से कहा। राजा ने संत से क्या कहा? हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट होना, मतलब किसी को भी कैसे संतुष्ट होना सीखना चाहिए। अब तो द किंग, देखिए रिपोर्टेड स्पीच हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट है। अब इसका जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये आपका भैया रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, द सेंट हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रश्नवाचक शब्द से है, तो हाउ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। उसके बाद में एसर्टिव बनेगा, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, तो वन शुड लर्न टू बी कंटेंट, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। अब देखते हैं बी नंबर पर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को जैसा निर्देश दिया गया है उस तरीके से जोड़ दीजिए। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र के लिए इंतज़ार किया। अब आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसके आने तक इंतज़ार किया। अब इसे कह क्या रहा है? इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना दीजिए। तो मैंने इंतज़ार किसका किया? अपने मित्र का। आई वेटेड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र का इंतज़ार किया। यहाँ फॉर मैंने लगाना भूल गया हूँ, तो फॉर लगा लेना। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र के लिए इंतज़ार किया। अब कब तक इंतज़ार किया? जब तक कि वह नहीं आया। अनटिल यहाँ कंजक्शन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टिल लगा है, तो अनटिल कर लीजिए ही अराइव्ड, यानी आई वेटेड माई फ्रेंड, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड, मैंने अपने मित्र का इंतज़ार किया जब तक कि वह नहीं आया। अगर मान लो मैं कंजक्शन के रूप में टिल को ले लेता, टिल ही, तब डिड नॉट लगता, ही डिड नॉट अराइव्ड, दोनों तथ्य हो गए और ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स। दूसरे में कह रहा है कि ही इज़ वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट फन, वह मज़े नहीं ले सकता है। क्या कहा गया? कि वह बहुत मोटा है और वह मज़े नहीं ले सकता है। इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको साधारण वाक्य में बनाना है। अरे तो भैया बना दीजिए ना टू वाला, एडवर्ब टू का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है, वही बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ टू फैट टू फन, मतलब वह मज़े लेने के लिए बहुत अधिक मोटा है। इसके बाद सी नंबर पर कह रहा है बच्चों, सी नंबर में जो पहला वाला है, इसमें सी नंबर पर है क्या? तो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को आप निर्देश के अनुसार रूपांतरित कीजिए, बदल दीजिए। अब पहला वाला कह रहा है ही लव्स मी, वह मुझे प्रेम करता है। अब बदलना किस में है? इनटू पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में बदलना है। ही लव्स मी, और इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। आई एम लव्ड बाई हिम, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आई मी इधर आएगा, आई हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने के कारण सहायक क्रिया एम लग जाएगा।
और लव्स का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा, बाई लगा करके हिम लिख दीजिए, आई एम लव्ड बाई हिम, ये पहला बन गया। दूसरे में कह रहा है वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, एंड देन परचेज्ड द टिकट, और फिर हमने टिकट खरीदा। इनटू सिंपल सेंटेंस, भैया ये आपका बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किस में बना है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड में, कंपाउंड सेंटेंस में बना हुआ है, और कह रहा है हमसे सिंपल बनाने का। तो आप क्या करेंगे, किसी एक वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल दीजिए। तो क्या हुआ? रीचिंग द स्टेशन, रीचिंग द स्टेशन यानी स्टेशन पहुंच करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्टेशन जैसे ही पहुंचा तुरंत मैंने खरीदा, तो स्टेशन पहुंच करके वी परचेज्ड द टिकट, हमने टिकट खरीदा, यानी स्टेशन पहुंच करके हमने टिकट खरीदा। इस प्रकार से आपका ये बन गया सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं डी नंबर पर क्या कह रहा है। तो डी नंबर पर कह रहा है बच्चों कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को आप सही कीजिए। कोई भी एक वाक्य आप सही कर लीजिए जो आप कर पाएँ। तो चलिए क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें कह रहा है माई हेयर्स आर ब्लैक, मतलब मेरे बाल काले हैं। तो हेयर, हेयर ऑलरेडी सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर होता है। दूसरी चीज़ हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या होता है? सिंगुलर नंबर की वर्ब लगती है। जैसे मिल्क है, मिल्क आपका अनकाउंटेबल है, तो मिल्क के साथ में आप कभी आर लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे? माई हेयर इज़ ब्लैक, और ये आपका सही हो जाएगा, आर यहाँ पर नहीं लगेगा। ध्यान रखना है, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर नंबर लगता है, जैसे लोहा हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मान लो कहना है चाय गर्म है, तो द टी इज हॉट कहते हैं ना, मतलब यहाँ पर आर नहीं कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ हेयर हो गया, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है? दूसरे में ही गेव ए स्पीच, उसने एक भाषण दिया। देखिए बच्चों, ये बोर्ड पेपर वालों की कह सकते हैं, चाहे कमी कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि इस वाक्य में, या हो सकता है कि मैंने जो पेपर का स्कैनिंग लिया है कहीं उसी में मुझसे गलती हुई हो, इस वाक्य में ग्रामेटिकल एरर कुछ है ही नहीं, ग्रामर की दृष्टि से इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए सेम इसका यही हो जाएगा, ही गेव ये स्पीच। जब एक बार ये वाक्य मेरे सामने आया तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने तो तुरंत इसको कंफर्म किया कि हाँ कोई गलती नहीं इसमें। फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है भाई बोर्ड वालों ने दिया है, यूपी एमएसपी वालों ने दिया है, तो हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हुई हो, मैं कहीं भूल रहा हूँ। तो मैंने इसको चेक किया ऑनलाइन भी, तो उस पर भी यही सेम दिखा रहा है, नो एरर, मतलब कोई भी ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं है। तो यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। अब इसमें ई नंबर पर क्या कह रहा है? यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, किसी भी शब्द के एक जोड़े का प्रयोग कीजिए इन योर आउन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में, टू मेक द डिफरेंसेस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थ में स्पष्ट भिन्नता बनाते हुए किसी भी एक वाक्य को आप क्या कीजिए? तो किसी भी एक जोड़े को आप सही कीजिए, मतलब वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहला इसमें क्या कह रहा है बच्चों? पहला फूल एंड फुल, फूल मतलब होता है मूर्ख, और फुल का मतलब होता है भरा हुआ। तो क्या कह रहे हैं? ही इज़ ए फूल बॉय, वह एक मूर्ख लड़का है। क्या हो गया? ही इज़ ए फूल बॉय, मतलब वह एक मूर्ख लड़का है। और फुल वाले में आई हैव ए फुल बैग ऑफ राइस, मेरे पास चावल का एक भरा हुआ थैला है, मेरे पास चावल का एक भरा हुआ थैला है। देखिए दोनों का अर्थ भिन्न हो गया। अब इसके बाद में दूसरा जोड़ा क्या कह रहा है? तो दूसरा जोड़ा है बच्चों रूट एंड रूट। पहले रूट का अर्थ होता है जड़, पहले रूट का अर्थ क्या होता है? जड़, और दूसरे रूट का अर्थ होता है रास्ता। और यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए रूट इज ए मेन पार्ट ऑफ ट्री, मतलब जड़ पौधे का, पेड़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और दूसरे में रूट, दूसरे वाले रूट का आई ऑलवेज चूज ए राइट रूट, मैं सदैव एक सही रास्ता चुनता हूँ। दूसरे में क्या है बच्चों? कि मैं सदैव एक सही रास्ता चुनता हूँ। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है।
तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब नीचे दिए गए पैसेज को आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जो पैसेज नीचे दिया गया है इसका क्या करना है, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो चलो कर देते हैं भैया अंग्रेजी में अनुवाद। यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो हम लोग का क्या होगा, वी, और गुजर रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वी वेयर पासिंग हो जाएगा, पास मतलब गुजरना, वी वेयर पासिंग। अच्छा, से होकर के लिए थ्रो लग जाएगा, और घने के लिए डेंस हो जाएगा, और जंगल का फॉरेस्ट हो जाएगा। तो वी वेयर पासिंग थ्रो ये डेंस फॉरेस्ट, हम एक घने जंगल से गुजर रहे थे। फिर कह रहे हैं दोपहर का समय था, दोपहर का समय था, तो चाहे लिखो इट वाज नून टाइम और चाहे इट वाज मिड डे, मिड डे मतलब मध्य दिन, और दोपहर कब होता है, तो मध्य दिन में ही होता है। तो इट वाज मिड डे मतलब ये दोपहर का समय था, अर्थात दोपहर था। किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे, बट लेकिन, हम तो वी, और सकते थे यानी कुड, और कठिनाई से अर्थात हार्डली देखना का सी आवर वे, यानी बट वी कुड हार्डली सी आवर वे, लेकिन हम कठिनाई से अपना रास्ता देख सकते थे। पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। कौन बैठा था, तो पक्षी, बर्ड्स बैठे थे, अर्थात काम जारी था उनका, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा वी आर सिटिंग। चुपचाप मतलब साइलेंटली, कहाँ पर भैया, तो ऊंची ऊंची शाखाओं पर, ऊंची डालों पर, अर्थात ऑन द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी बर्ड्स वी आर सिटिंग साइलेंटली ऑन द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्री। पक्षी पेड़ की ऊंची डालियों पर चुपचाप बैठे हुए थे। और क्या कह रहा है, सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था। तो देखिए का सिंह का गर्जन मतलब रोअर ऑफ द लायन, द रोअर ऑफ ए लायन मतलब एक सिंह का गर्जन, वाज हेयर मतलब सुनाई देता था, नाउ एंड देन यानी कभी कभी, इन दैट साइलेंस उस शांति में, उस शांति में कभी कभी सिंह का गर्जन सुनाई देता था। फिर हम बहुत प्यासे थे, वी वेयर वेरी थर्स्टी, हम बहुत प्यासे थे, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो वी वेयर वेरी थर्स्टी, वी वेयर वेरी थर्स्टी। अब देखिए हम लोगों का छठवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हुआ। आपको बता दें थोड़ी देर के लिए, तब तक आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। देखिए पहला सेक्शन ए जो आपका होता है, ये होता है 15 नंबर का, एक ही क्वेश्चन इसमें होता है, उससे संबंधित 5 उप क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर का। फिर अगर हम लोग बी वाला सेक्शन देखें, बी नंबर का बी सेक्शन होता है जिसको राइटिंग स्किल होता है, ये होता है आपका 20 नंबर का, 10 नंबर का ऐसे, 10 नंबर का लेटर। और जो सी नंबर वाला सेक्शन होता है बच्चों, ये सी वाला सेक्शन आपका ग्रामर सेक्शन का होता है, टोटल 25 नंबर का। आप लोग 15, 25, 40, 20, 60 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपका होता है 8 नंबर का, 4-4 नंबर के 2 शार्ट होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप किसी भी नीचे दिए गए प्रश्नों का में से का उत्तर प्रत्येक का 40 शब्दों में दीजिए। तो चलिए 40 शब्दों में देने के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ए नंबर पर है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग, मतलब लास्ट स्प्रिंग पाठ का लेखक कौन सी व्याख्या ऑफर मतलब देता है फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, बच्चों के चप्पल ना पहनने पर कौन सी व्याख्या देता है बच्चों। तो क्या कह रहा है लेखक, चलिए देख लेते हैं। द ऑथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग, लास्ट स्प्रिंग लेसन का जो लेखक है सजेस्ट सुझाव देता है दैट चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर की जो बच्चे चप्पल ना पहनने वाले बच्चे हैं, इज ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है, बच्चों का चप्पल ना पहनना एक परंपरा है एमंग द पुअर, गरीबों में। बट आल्सो इम्प्लाइज दिस माइट बी एन एक्सक्यूज, लेकिन वो तुरंत ये भी कहता है कि ये एक बहाना हो सकता है टू जस्टिफाई दियर पुअर्टी, अपनी गरीबी को छुपाने का एक बहाना भी हो सकता है। इसेंशियली द चिल्ड्रेन कांट अफोर्ड शूज, विशेष रूप से या महत्वपूर्ण रूप से बच्चे जूते नहीं खरीद सकते हैं, ड्यू टू दियर एक्सट्रीम पुअर्टी, अपने अत्यधिक गरीबी के कारण वे जूते खरीद नहीं सकते हैं। एंड वॉकिंग बेयर फुट,
और इसीलिए नंगे पैर चलते रहते हैं, हैज़ बिकम ये नॉर्म फॉर देम, ऐसा उनके लिए एक प्रथा बन गई है, रीति रिवाज बन गया है। अथवा देखिए दो यहाँ पर देगा, दोनों में से कोई एक करना है। तो अथवा में क्या कह रहा है, व्हाट वेयर द प्रेडिक्शंस बाय एस्ट्रोलॉजर इन टाइगर किंग। जो टाइगर किंग लेसन है इसमें उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है भैया। तो द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, मतलब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया, दैट द टाइगर किंग वुड डाई, बाघ राजा मर जाएगा, एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर, मतलब एक बाघ के हाथों। यानी ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी किया कि बाघ राजा की मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। दिस प्रोफेसी लेड टू द किंग्स ऑब्सेशन विद हंटिंग टाइगर्स, मतलब इस भविष्यवाणी ने, ये भविष्यवाणी क्या कर दिया, मतलब उस राजा के बाघों के शिकार की इच्छा को बढ़ा दिया। As he attempted to defy his fate, जब उसने अपने भाग्य को पराजित करने का प्रयास किया। Ironically मतलब दृढ़तापूर्वक, the king's efforts ultimately led to the fulfillment of the prediction। फिर मतलब इसके बाद भी मजबूती से राजा के जो प्रयास थे वो अंततः उसे उसकी भविष्यवाणी की ओर ले जाते हैं। एज ही वॉज किल्ड बाई ये वुडन टॉय टाइगर, जब वह एक लकड़ी के खिलौने के बाघ के द्वारा मार दिया जाता है। द 100 टाइगर जो 100वें बाघ के रूप में था उसके द्वारा मर जाते। दोनों में से कोई एक करना था। बी नंबर पर क्या कह रहा है, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल टीच द बॉयज एट स्कूल। मिस्टर हैमेल लड़कों को स्कूल में क्या पढ़ाते थे, तो मिस्टर हैमेल टॉट द बॉयज फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमेल लड़कों को क्या पढ़ाते थे, फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते थे, ग्रामर पढ़ाते थे यानी व्याकरण, और क्या पढ़ाते थे, और क्या क्या पढ़ाते थे, एंड लिटरेचर एट स्कूल, और स्कूल में क्या पढ़ाते थे, साहित्य पढ़ाते थे। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग दियर लैंग्वेज एंड कल्चर, और उनके भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने के महत्व को दृढ़ता प्रदान करते थे, अर्थात मजबूती प्रदान करते थे, दृढ़ता या मजबूती प्रदान करते थे। और अथवा व्हाई इज राजकुमार शुक्ला इन इंडिगो होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर लिगो केवल लिख गया, इंडिगो डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को दृढ़ होना क्यों बताया गया है, ये आप लोगों को इसमें बताना है। तो देखिए आंसर देखते हैं। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला का दृढ़ होना बताया गया है। बिकॉज ऑफ हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू सीक जस्टिस फॉर इंडिगो फार्मर्स इन बिहार, क्योंकि वह बिना हिले हुए अर्थात अपने मार्ग से बिना विचलित हुए जो बिहार में नील किसानों के लिए क्या कर रहा था, न्याय की तलाश में दृढ़ था। ही परसिस्टेंटली परस्यूडेड महात्मा गांधी, उसने दृढ़तापूर्वक महात्मा गांधी का अनुसरण किया। एकम्पनिंग हिम एवरीवेयर, प्रत्येक जगह उनके साथ जाते हुए, अंटिल गांधी एग्रीड टू विजिट चंपारण, जब तक कि गांधी चंपारण में जाने के लिए सहमत नहीं हो गए। शोकेसिंग शुक्लाज स्ट्रांग विल पावर, ये शुक्ला के मजबूत दृढ़ शक्ति को, इच्छा शक्ति को दिखाता है। एंड डेडिकेशन टू द कॉज, और इस परिणाम कारण के प्रति समर्पण को दिखाता है। अब 8वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों, और 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी भी एक का 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये आपका 2 होता है, 2 में से कोई एक करना होता है, जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल, विवरण में आप बताइए, हाउ डगलस मेक्स क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक, डगलस किस प्रकार से अपने उस घबराहट के समझ को समाप्त कर पाए। दैट सीज्ड हिम एज द ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, जिसने उन्हें अवरुद्ध कर दिया था, रोक दिया था जब वो लगभग डूब चुके थे। तो चलिए देखते हैं। डगलस विविडली
कॉन्वेज हिज पैनिक। डगलस विविध प्रकार से, अनेकों प्रकार से अपने उस घबराहट को दूर किए थ्रू विस्क्रियल डिस्क्रिप्शंस। जो डिस्क्रिप्शंस मतलब जो उसमें विवरण है, क्या बता रहे हैं? आई सूक एंड सूक टिल द कोल्ड क्लेमी फीलिंग ऑफ ड्राउनिंग लेफ्ट मी। मैं बार बार हिल जाया करता था जब वह डरावनी मेरे डूबने की एहसास आता था। एंड माई लंग्स वी आर रेडी टू बर्स्ट। और क्या बताया कि मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। ही फेल्ट द ब्लैकनेस ऑफ द वाटर क्लोजिंग इन। उन्होंने पानी में डूबते हुए कालेपन को यानी अंधकार को महसूस किया था। एंड हिज हार्ट पाउंडिंग लाइक ए हैमर। और उनका हृदय एक हथौड़े की तरह उछल रहा था। दीज फ्रेज मतलब ये वाक्यांश इवोक ए सेंस ऑफ ओवरवेलमिंग फेयर, एक तीव्र भय की समझ को प्रकट करते हैं। एंड डिस्प्रेशन और निराशा को प्रकट करते हैं। इमर्जिंग द रीडर इन डगलस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, मतलब जिसमें वो डगलस पाठकों को डगलस के उस भयभीत यानी डर वाले अनुभव में शामिल करते हैं। हिज फिजिकल सेंसेशन एंड इमोशनल टर्मोइल, उनका जो मतलब शारीरिक या कह सकते हैं भौतिक समझ और भावनात्मक विचार क्रिएट ये पैल्पेबल एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक, घबराहट का एक बहुत ही गहन वातावरण तैयार करता है। ड्राइंग द रीडर इनटू हिज डिस्परेट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, पाठकों को अपने जीने की उस निराशापूर्ण स्थिति में खींचते हुए उन्हें आकर्षित करता है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है इन व्हाट वे, मतलब बी वाले में, किस प्रकार से इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाले कहानी में, डज द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर। जो मतलब मुख्य लौह व्यापारी होता है उसका पात्र अपनी पुत्री से किस प्रकार से भिन्न होता है, अर्थात अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं। द आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव, लाउड एंड मटेरियलिस्टिक, मतलब जो लौह व्यापारी है वो तीव्र है, तेज आवाज़ वाला है और पदार्थों से प्रेम करने वाला है। इनिशियली सीइंग द ट्रैम्प एज ए पोटेंशियल थीप, मतलब पूरी तरीके से जब वह उस घुमक्कड़ को चोर के रूप में, कुशल चोर के रूप में जानता है। इन कॉन्ट्रेस्ट, इसके विपरीत, हिज डॉटर एडला, उसकी पुत्री एडला, इज कंपैशनेट, मतलब एक दयालु है, जेंटल साधारण है, एंड पर्सपेक्टिव और अवधारणात्मक विचारधारा वाली है। ट्रीटिंग द ट्रैम्प विद काइंडनेस एंड डिग्निटी, जो उस घुमक्कड़ के प्रति दया और स्वाभिमान से व्यवहार करती है। सी रिकॉग्नाइजेज हिज ह्यूमैनिटी, वो उसकी मानवता को पहचानती है। व्हाइल हर फादर इज ड्राइवन बाई सेल्फ इंटरेस्ट, जबकि उसके पिता अपने स्वयं के भावों में, स्वयं की रुचियों में बहे हुए हैं, अर्थात फंसे हुए हैं। एडलाज वार्मथ एंड एम्पैथी ट्रांसफॉर्म द ट्रैम्प, एडला की गर्मजोशी और दया की भावना उस घुमक्कड़ को बदल देती है, उसको परिवर्तित कर देती है। हाईलाइटिंग हर फादर्स शॉर्ट कमिंग्स, अपने पिता के उस थोड़े से बीच में आने के गुणों को प्रदर्शित करते हुए। दियर डिफरिंग अप्रोच रिवील एडलाज नोबल नेचर, ये भिन्न बढ़त या भिन्न क्रियाकलाप एडला को एक अलग या श्रेष्ठ प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। शोकेसिंग हर कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन, उसके उस समझ और उस लगाव की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए इस प्रकार से दोनों में से कोई एक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों मतलब पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दो। क्या कह रहे हैं? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं अपने आप में महसूस करता हूँ। आई कैन हार्डली बेयर, कि मैं बहुत मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ऐसे जो बचपनापूर्ण हमारे बहुत अधिक विचार हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं।
द सैडनेस मतलब वह दुख, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो वहाँ पर, लर्क्स मतलब मंडराना या ठहरा होना, जो वहाँ पर खुली हुई खिड़की के पास ठहरा हुआ, अर्थात जो हम स्वप्न देख रहे हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरे दिन लगभग हमारे खुली हुई प्रार्थनाओं में क्या करता है, बना रहता है, इंतजार किया करता है। अब यहाँ पर ए नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, वो बचपनापूर्ण जो व्यर्थ होता हुआ विचार है वो क्या है जिसके बारे में कवि बातचीत कर रहा है। तो द चाइल्डिश लॉन्गिंग रिफर्स टू द इनोसेंट एंड प्योर एस्पायरेंट्स, मतलब जो ये बचपनापूर्ण भावनाएं हैं वो निर्दोष और शुद्ध विचारधारा वाले व्यक्तियों के बारे में कह रहा है। ड्रीम्स जो स्वप्न देखते हैं उनके बारे में, एंड डिज़ायर्स ऑफ चिल्ड्रन और बच्चों की इच्छाओं के बारे में बात करता है। लाइकली रिलेटेड टू दियर होप, जैसे कि कुछ अपनी आशाओं से संबंधित, फॉर ए बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए, हैप्पीनेस खुशहाली, एंड फुलफिलमेंट और आपूर्ति के लिए। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, व्हाई दिस चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये बचपनापूर्ण जो स्वप्न है, कल्पनाएं हैं, वो व्यर्थ क्यों हैं। तो द लॉन्गिंग इज इन वेन, मतलब ये योजनाएं व्यर्थ होती जा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ऑफन अनफुलफिल्ड, ये अक्सर पूरी नहीं होती, आर अनअटेनेबल, या फिर प्राप्ति के योग्य नहीं होती हैं, पॉसिबली ड्यू टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, संभवतः जीवन की कठोर वास्तविकताओं या मुश्किलों के कारण ये पूरी नहीं हो पाती हैं। पुअर्टी, गरीबी, एंड सोसाइटल सर्कमटेंसेस, और सामाजिक परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियों के कारण पूरी नहीं होती हैं, लीडिंग टू सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो दुख और निराशा को आगे बढ़ाती जाती हैं। इसमें सी नंबर क्या कह रहा है, तो सी नंबर कह रहा है बच्चों, नेम द पोएट, कवि का नाम लिखो, एंड द पोएम, और कविता का नाम लिखो, फ्रॉम व्हिच दिस एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, जिससे यह अंश लिया गया है। तो देख लेते हैं, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये गद्यांश कविता से लिया गया। कौन सी कविता से, ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड नामक कविता से लिया गया है, एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, और रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा इसे लिखा गया है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और लाइक तो ज़रूर करते रहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए, अंत तक देखते रहिए। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं, और वही प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, इसमें 1% चेंजिंग नहीं हुआ है। हाँ, टाइपिंग में एरर थोड़ा बहुत हो गया है शुरुआत में, बाकी अब इधर वो भी नहीं है। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी कविता का आप सेंट्रल आइडिया अर्थात केंद्रीय भाव लिखिए। क्या है, कीपिंग क्वाइट है, रोड साइड स्टैंड है, और आंट जेनिफर्स टाइगर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स के बारे में, और यहाँ पर क्या है, ये वाला है आंसर में, द सेंट्रल आइडिया ऑफ एड्रीने रिच पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मतलब एड्रीने रिच की कविता आंट जेनिफर टाइगर का केंद्रीय भाव रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स, इस विषय वस्तु के चारों ओर घूमता है, आप ऑपरेशन मतलब शोषण के, फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता, एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और सामाजिक ऑन वोमेन, महिलाओं पर जो सामाजिक आशाएं का प्रतिबंध है उस पर घूमता है। आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, आंट जेनिफर के कढ़ाई किए हुए बाघ सिंबोलाइज स्ट्रेंथ, शक्ति का प्रतीक हैं, ब्यूटी सुंदरता का प्रतीक है, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता का प्रतीक है। कॉन्ट्रेस्टिंग विद हर आउन लाइफ, उनके खुद के जीवन के विपरीत है। व्हिच इज मार्क्ड बाई सबजेगेशन एंड फेयर फॉर हर हस्बैंड, सबजेगेशन मतलब होता है अधीनता, एंड फेयर और भय, जो अपने खुद पति के भय और अधीनता के अंतर्गत हैं। द पोएम मतलब कविता, हाईलाइट्स मतलब प्रदर्शित करती है, द टेंशन मतलब चिंता, बिटवीन आंट जेनिफर्स इनर डिजायर्स, मतलब चाची जेनिफर के आंतरिक इच्छा, एंड एक्सटर्नल रियलिटी ऑफ हर लाइफ, और उनके जीवन की वास्तविक
बाह्य वास्तविकता के बारे में विरोध प्रकट करती है, चिंता प्रकट करती है। शोकेसिंग हर लॉगिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनोमी, मतलब स्वतंत्रता और स्वाधिकार के लिए जो उनका संघर्ष है व्यर्थ होता जा रहा है, उसको दर्शाते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मज़ेदार है, सप्लीमेंट्री से होता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, 8 होता है। ए में 2 होता है जिसमें से कोई एक, और बी में भी 2 होता है जिसमें से कोई एक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक का लगभग 40 शब्दों में उत्तर देते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, मतलब आंसर लिखना है। वुड चार्ली इवर गो बैक टू द टिकट काउंटर? क्या चार्ली कभी टिकट काउंटर पर वापस गया ऑन द थर्ड लेवल, उस तृतीय तल के, टू बाई टिकट्स टू गैलिसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ इन द लेसन द थर्ड लेवल? मतलब इस द थर्ड लेवल पाठ में उस टिकट काउंटर पर जहाँ गैलिसबर्ग जाने के लिए अपने खुद की पत्नी और खुद के लिए टिकट लेने के लिए क्या फिर वो कभी वापस गया? तो चलिए देख लेते हैं। It is unlikely Charlie would go back to the ticket counter to buy tickets to Galesburg for himself and his wife. ये ऐसा नहीं हुआ, इट इज़ अनलाइकली, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि चार्ली कभी गैलिसबर्ग जाने के लिए अपने और अपनी पत्नी के लिए टिकट लेने गया है। द स्टोरी इम्प्लाइज, ये कहानी बताती है, दैट चार्ली स्ट्रगल टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, कि चार्ली दोबारा तृतीय तल पाने के लिए संघर्ष करता है। सजेस्टिंग, सुझाव देते हुए, इट वाज ए यूनिक, की एक अद्भुत, परहैप्स मतलब शायद वन टाइम एक्सपीरियंस, केवल एक बार का अनुभव था। हिज डिज़ायर टू एस्केप टू गैलिसबर्ग रिमेन्स ए फैंटासी, मतलब गैलिसबर्ग भाग जाने की उसकी इच्छा एक कल्पना ही रह जाती है। एंड ही इज़ अनश्योर, और उसे भी भरोसा नहीं है, इफ़ ही विल एवर फाइंड हिज वे बैक टू द थर्ड लेवल, कि क्या वो कभी वो अपने तृतीय तल के उस रास्ते को पा सकेगा, इस बात की उसे भी विश्वास नहीं था। अथवा देखिए दोनों में से कोई एक करना है। अथवा क्या कह रहा है कि हाउ डिड द महाराज इन द टाइगर किंग प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द हंटिंग ऑफ द 100 टाइगर? महाराज ने 100 बाघ को मारने के लिए यानी 100वें बाघ को मारने के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया? तो देखते हैं भैया। द महाराज प्रिपेयर्ड फॉर द हंटिंग ऑफ द 100 टाइगर, महाराज ने 100वें बाघ को मारने के लिए अपने आप को तैयार किया बाय विजिटिंग ये ब्रिटिश ऑफिसर्स बंगला, एक अंग्रेज अधिकारी के बंगला पर गए। वेयर ही फाउंड ये वुडन टाइगर, जहां उन्होंने एक लकड़ी का बाघ पाया। हिज सन्स गिफ्ट, अपने बेटे के लिए, उपहार के लिए। आयरनिकली, मतलब मजबूत, दृढ़तापूर्वक। दिस वुडन टाइगर लेड टू द फुलफिलमेंट टू द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी, इस टाइगर के द्वारा उस मतलब ज्योतिषी के भविष्यवाणी को पूरा किया जाता है। एज द महाराज वाज किल्ड बाई ए स्लीवर, जब महाराज एक कील के द्वारा मार दिए जाते हैं, फ्रॉम द वुडन टाइगर, उस लकड़ी के बाघ के द्वारा। मिस्टेकनली थिंकिंग, मतलब गलती से सोचते हुए, इट वाज द 100 टाइगर, की ये 100वां बाघ था। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, इसी में कह रहा है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे, और वेयर वाज हिज हाउस, उनका घर कहाँ था? तो देखते हैं भैया। डॉक्टर सदाओ हाकी वाज ए रिनोन्ड जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ हाकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे। हु हैड स्पेंट 8 ईयर्स इन अमेरिका, जिन्होंने अमेरिका में 8 साल बिताया था, स्टडीइंग सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब शल्य चिकित्सा और औषधियों के बारे में अध्ययन करते हुए। हिज हाउस वाज लोकेटेड ऑन ए रॉकी कोस्ट लाइन इन जापान, उनका घर एक जापान के समुद्र तट के चट्टान के ऊपर था। ओवरलुकिंग द सी, जो समुद्र से ऊपर दिख रहा था। एंड वाज बिल्ट ऑन ए नैरो बीच, और एक सकरे समुद्र तट पर के किनारे था। आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, जो झुके हुए देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ था। अथवा बी वाले में अथवा क्या कह रहा है, हु इज मिस्टर लैम्ब, श्रीमान लैम्ब कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे प्रवेश किया? तो भैया मिस्टर लैम्ब इज ए फ्रेंडली ओल्ड मैन,
मिस्टर लैम्ब एक मित्रवत क्या है, बूढ़े व्यक्ति हैं, विद ए टिन लेग, जिनके पास एक टीने का पैर है, लिविंग इन ए बिग हाउस, जो एक बड़े से घर में रहते हैं, विद ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचे के साथ। डेरी ए बॉय विद ए स्केर्ड फेस, डेरी जो एक दाग युक्त चेहरे को लिए हुए लड़का है, क्लिम्स ओवर द वॉल इनटू द गार्डन, बगीचे में जाने के लिए एक दीवार के ऊपर से चढ़कर जाता है, अट्रैक्टेड बाय इट्स पीसफुल एटमॉस्फेयर, इसके शांतिपूर्ण वातावरण से आकर्षित होकर के। अब देखते हैं कि इसमें 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप किसी भी नीचे दिए गए किसी भी प्रश्न का लगभग 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू, अंटार्कटिका जाने के लिए स्थान क्यों है। टू अंडरस्टैंड द एर्थ्स प्रेजेंट है पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी का वर्तमान भविष्य और भूत समझने के लिए ऐसा स्थान क्यों है। तो देखते हैं भैया, अंटार्कटिका इज ए यूनिक लोकेशन, अंटार्कटिका एक अद्भुत स्थान है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द एर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, जो पृथ्वी के वर्तमान अतीत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका एक अद्भुत स्थान है। ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेट, इसके अत्यधिक जलवायु के कारण, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भौगोलिक इतिहास के कारण, एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, और वैज्ञानिक महत्व के कारण। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू क्लाइमेट चेंज, यह जो मतलब जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिखाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान को दिखाता है, खगोल शास्त्र को, एंड एर्थ्स जियोलॉजिकल पास्ट, और पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के बारे में दिखाता है, मेकिंग इट एन आइडियल लोकेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडी, जो इसको वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। सम की रीजंस इंक्लूड, कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं। क्लाइमेट चेंज स्टडीज, मतलब देखते हैं तो अंटार्कटिकाज आइस शीट होल्ड क्रूशियल इंफॉर्मेशन, अंटार्कटिका के बर्फ शीटों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हुई हैं अबाउट पास्ट क्लाइमेट, मतलब पुराने जलवायु की परिस्थिति के बारे में। हेल्पिंग साइंटिस्ट अंडरस्टैंड, वैज्ञानिकों को जो अध्ययन में समझने में मदद करती हैं, एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर चेंजेस, और भविष्य के परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणी करने में मदद करती हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब भौगोलिक इतिहास, तो भौगोलिक इतिहास में क्या रहा है, द कॉन्टिनेंट्स रॉक एंड फॉसिल्स रिवील, मतलब इस जलवायु, इस महाद्वीप का जो चट्टाने और जीवाश्म है प्रकट करते हैं एर्थ्स एंशिएंट पास्ट, पृथ्वी के प्राचीन इतिहास का प्रकट बताते हैं। इंक्लूडिंग द ब्रेकअप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन का किस प्रकार से लोप हुआ और जीवन का विकास कैसे हुआ, और इसका जो मतलब एक बहुत अति महाद्वीप था उससे इसका अलगाव कैसे हुआ। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, तो अंटार्कटिकाज क्लियर स्काईज एंड यूनिक लोकेशन, अंटार्कटिका का स्वच्छ आकाश और अद्भुत स्थान मेक इट एन आइडियल स्पॉट, इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है फॉर स्टारगेजिंग एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, मतलब तारों को ध्यान से देखने के लिए और किस लिए, तो खगोलीय अनुसंधान के लिए इसे महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर के अंटार्कटिका ऑफर्स ए वेल्थ ऑफ साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज, अंटार्कटिका एक वैज्ञानिक अनुसंधान का अवसरों का संपत्ति है प्रदान करता है। मेकिंग इट एन इसेंशियल डेस्टिनेशन, इसे एक महत्वपूर्ण भाग्य के रूप में बनाते हुए फॉर रिसर्चर्स मतलब अनुसंधानों वालों के लिए, एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के लिए, सीकिंग टू अंडरस्टैंड अवर प्लानट, जो हमारे इस ग्रह की खोज में जुटे हुए हैं। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, तो बी नंबर कह रहा है डिस्क्राइब जिटकाला साज एक्सपीरियंस एज रजिस्टर्ड इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में अंटार्कटिका का जिटकाला सा का जो अनुभव है उसे आप प्रदर्शित कीजिए। तो क्या कह रहा है, जिटकाला साज एक्सपीरियंस मतलब जिटकाला सा का अनुभव इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादों में जो पाठ है, आर मार्क्ड बाई कल्चरल सप्रेशन, मतलब जो
कल्चरल यानी सांस्कृतिक शोषण है उसके बारे में दर्शाया गया, चिन्हित है। एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जातिगत परिवर्तन पर है, जातिगत भेदभाव पर है। सी रिकाउंट्स हर फर्स्ट डे एट द कार्लिसल इंडियन स्कूल। वो उस कार्लिसल इंडियन स्कूल में अपने पहले दिन को याद करती है। वेयर सी फेस्ड अनफैमिलियर रूल्स, जहाँ पर उसने एकदम से अपरिचित नियमों का सामना किया, एंड कस्टम्स और रीति रिवाजों का सामना किया। द अथॉरिटीज फोर्स्ड हर टू वियर इमोडेस्ट ड्रेसेस, वहाँ के अधिकारियों ने उसे अभद्र पोशाक पहनने के लिए मजबूर कर दिया। एंड कट हर लॉन्ग हेयर, और उसके लंबे बालों को काट दिया। व्हिच हेल्ड डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस, जो एक गहरा सांस्कृतिक महत्व था। सिंबलाइजिंग ब्रेवरी, मतलब उसकी बहादुरी, एंड ऑनर और सम्मान को प्रदर्शित करते हुए इन हर नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी, उसकी मातृभूमि अमेरिकी समुदाय में। फिर क्या है, सी डिस्क्राइब्स फीलिंग एम्बैरेस्ड, वो अपने उस शर्मिंदगी के अनुभव को, एहसास को वर्णन करती है। एंड ह्यूमिलिएटेड, और अपमान का करती है। कंपेयरिंग हर सेल्फ टू ए वुडन पपेट, अपने आप को एक लकड़ी की कठपुतली से तुलना करती हुई। आर एन एनिमल ड्राइवन बाई ए हर्डर, या फिर एक ऐसे जानवर से जो एक चरवाहे के द्वारा हाँका जाता हो। व्हेन सी लर्नड अबाउट द हेयर कटिंग, जब उसे बालों के काटने के बारे में जानकारी हुई। सी हिड अंडर ए बेड टू रेसिस्ट, उसने बचने के लिए अपने आप को एक बिस्तर के नीचे छिपा लिया। बट वाज इवेंचुअली कॉट, लेकिन दुर्भाग्यवश पकड़ी गई। एंड सब्जेक्टेड टू द ह्यूमिलेटिंग एक्ट, और इस अपमानपूर्ण कार्य के अधीन हुई। दीज एक्सपीरियंसेस हाईलाइटिंग द ट्रॉमा ऑफ कल्चरल इरेजर, मतलब ये जो अनुभव हैं वो उसके सांस्कृतिक लोप का एक रूप दिखाते हैं। एंड द स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, और जो ऐसे लाभ वाले समुदाय हैं उनके उस संघर्ष को दिखाते हैं। इस प्रकार से बच्चों 2025 का गोंडा ज़िले का पेपर हो गया। हाँ, अगर आप लोग अदर ज़िले से हैं और आपके पास पुराने पेपर हैं, आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसे आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम पर जा करके आप वहां पर भेज सकते हैं। सेंड कर दीजिए फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो खींच करके, वो भी आपका करवाया जाएगा। साथ ही साथ अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे आपको समस्त आने वाली क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी पाठ्य सामग्री मिल सके। और आप लोग क्लास को में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं, जिसे मैं अपने, या कमेंट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जिसे मैं अपने आने वाली क्लासेस में सम्मिलित करता रहूँगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए, बोर्ड परीक्षा के लिए मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 97 प्लस आपका जाए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।